Hello everyone, this is Vibha. Students, I am here with the rest part of the chapter 7, of class 7th. It is the second part of that story, the traditional games of India. First part I have left till here. So first of all, if you didn't have seen the video, first of all you have to go through the first part. After that you will get the second part, then you can capture the complete meaning of the story. ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बताया गया है जो इंडिया में बहुत पहले टाइम से खेले जाते रहे हैं और आज भी उनका प्रचलन है। कुछ डिफरेंट फॉर्म में वो यूज़ होने लगे हैं, लाइक दैट। ठीक है, वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। फर्स्ट गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट, आई हैव ऑलरेडी prepared that video. Another sport which dates back to the ancient time is wrestling. जो दूसरा गेम आता है सेकंड स्टेप पे, वो होता है बहुत प्राचीन समय से ये भी चला चला आ रहा है, इसको बोलते हैं रेसलिंग। ठीक है, जिसको मल्ल युद्ध बोलते थे उस टाइम पे। द हिंदू एपेक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण कंटेन्स न्यूमरस रेफरेंसेस अबाउट इट। जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य रहे हैं, महाभारत और रामायण, उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं जिसमें रेसलिंग के बारे में बताया गया है। रेसलिंग क्या चीज़ होती है, क्या गेम है, क्या स्पोर्ट्स है। ठीक है, द कैरेक्टर्स लाइक भीम, कर्ण, दुर्योधन वर स्ट्रॉन्ग रेसलर्स who were mentioned in the महाभारत। कहते हैं भीम, कर्ण और दुर्योधन के जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे उस टाइम पे महाभारत में, इन लोगों को एज अ स्ट्रॉन्ग रेसलर वहाँ प्रेजेंट किया गया। ये लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत बड़े पहलवान भी हुआ करते थे ये लोग, योद्धा। ठीक है, हनुमान वॉज पावरफुल रेसलर एज पर द रामायण। लेकिन रामायण में जो मिलता है, जो वर्णन मिलता है, वो किसका मिलता है? हनुमान का। उनको भी एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही बड़ा जो रेसलर है के रूप में उनको भी माना जाता है। रेसलिंग इज द गे इज रेफर्ड टू एज मल्ल युद्ध। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें क्या होता है, टू कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत पहलवान जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, और उनकी फाइटिंग होती है। इसको बोलते हैं हम मल्ल युद्ध, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रेसलिंग। W is silent here. The wrestlers are locally referred to as पहलवान। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम उनको क्या बोलते हैं? पहलवान। एंड आर ट्रेंड इन अखाड़ाज और रेसलिंग स्कूल्स एंड दंगल्स। इन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? अखाड़ा जो होता है उसमें। रेसलिंग के स्कूल्स भी हो गए हैं, और जैसे दंगल, दंगल आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। ठीक है, उसमें भी रेसलिंग का ही मेन फोकस रहा है। रेसलिंग क्या है, कैसे खेला जाता है, कैसे पार्टिसिपेंट होते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, ऑल अबाउट दैट। ओके, अर्लियर इंडियन रेसलर्स परफॉर्म द गेम इन डीप स्ट्रॉन्ग स्टोन कोर्टयार्ड। पहले तो जो है कि इंडियन रेसलर्स जो होते हैं वो स्टोन का कोर्टयार्ड, एक उनके लिए एक सर्कल में कोर्टयार्ड तैयार किया जाता है जिसमें वो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। टुडे हाउएवर रेसलिंग्स इज being done on wrestling mats and rings। वो कह रहे हैं, और अब जो है, पहले तो वो अखाड़ा बनाए जाते थे जिसमें स्टोन्स और सैंड को यूज़ करके उनके लिए कोर्टयार्ड तैयार किया जाता था जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब जो है वो क्या हो गया है, रेसलिंग मैट्स आने लगी हैं, रेसलिंग रिंग्स आने लगी हैं, लोग उसमें अपनी रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। The kings and emperors of ancient India ensured that they receive the wholesome and the nutritious diet which comprise milk, pulses and sweets। वो कह रहे हैं कि जो पहले जो थे वो किंग्स और एम्परर्स, राजा महाराजा जो हुआ करते थे पुराने समय में, ये इंश्योर करते थे। इंश्योर मीन्स होता है मेक श्योर करते थे कि दे रिसीव द होलसम एंड द न्यूट्रिशन डाइट, उनको एक पूरा संतुलित आहार मिले जिसमें दूध हो, दालें हो, मिठाई हो, इस तरीके से। द रेसलर्स यूज्ड टू maintain their health and strength by performing physical exercises on regular basis। और रेसलर्स जो होते थे उनको भी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता था? डाइट के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते थे वो डेली रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, ताकि वो फिजिकली भी फिट रह सके। इंडियन रेसलर्स सच एज सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, गीता फोगट एंड बबीता कुमारी have not only won medals but also made India a proud country with their अनवेवरिंग स्ट्रेंथ। अनवेवरिंग मीन्स होता है जो कभी भी कमज़ोर ना पड़े, ऐसी ताकत जो उनके अंदर है। इससे ना केवल उन्होंने इंडिया को प्राउड फील करा, मेडल्स दिलवाए हैं, बल्कि अपनी कंट्री को प्राउड भी फील कराया है। ठीक है, अपनी
रेसलिंग के दम पर कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से फेम लेकर लौटे। इंडिया इज़ wait a minute. India is a land where many forms are infused in one another. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं गेम्स की जिसने जो एक दूसरे से मिक्सचर है जो यहाँ पर इंडिया में जो है वो सब एक दूसरे में मिलकर ये पूरा भरा पड़ा है। इन्फ्यूज्ड मीन्स होता है भरी हुई है। यहाँ पे तरह तरह के गेम्स, तरह तरह की चीज़ें, ट्रेडिशनल्स को इसने अपनाया हुआ है। काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी इज़ अ स्पोर्ट विच वॉज प्लेइंग बाई द किंग्स। जो आपका काइट फ्लाइंग है या उसको पतंगबाजी भी कहते हैं, जो कि किंग्स के टाइम का गेम्स रहा है और नोबेलिटीज़ मीन्स बड़े बड़े लोग उसको खेला करते थे ड्यूरिंग मिडिएवल टाइम्स। मिडिएवल मीन्स जब मध्यकालीन युग था उस समय से। इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल्स इन इंडिया। लेकिन आज के समय में भारत में ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन गुजरात। जो सब अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल होता है, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है, पतंगबाजी का जो होता है वो कहाँ लगता है? गुजरात में। गुजरात में इन ड्यूरिंग मकर संक्रांति, जो मकर संक्रांति आती है जो हम मोस्ट प्रोबेबली 14th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट डे इन इंडिया। इस दिन को हम सबसे ज़्यादा जो फसल होती है हमारी उस समय आती है उस सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाते हैं मकर संक्रांति को। उस दिन काइट फ्लाइंग का जो फेस्टिवल है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा ज़ोर शोरों से मनाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ काइट फ्लाइंग इज़ टू कट डाउन अनदर प्लेयर्स काइट विद द स्ट्रिंग। वो कह रहे जो काइट फ्लाइंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो क्या मकसद होता है कि जो दूसरा प्लेयर है उसकी काइट को, उसकी डोर को, स्ट्रिंग को कट करना है अपनी काइट की स्ट्रिंग से। एंड देन चेज आफ्टर द काइट टू रिट्राइव। और इसको रिकवर करने के लिए हमें फिर उसके बाद दूसरी काइट को चेज करना होता है। इस तरीके से गेम ये कंटिन्यू चलता रहता है। इट players also have partners to help run after the kites because it is much faster and easier that way। वो कहते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ कुछ उनके पार्टनर्स भी रहते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, जो पतंग के पीछे पीछे भागते हैं, पतंग कट गई या उनकी जो स्ट्रिंग होती है उसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा तो हेल्पर्स भी होते हैं उनके आसपास कि भाई कहीं उनकी पतंग कट गई है तो उसको उठा के ला रहे हैं, किसी दूसरे की उन्होंने काटी है तो वो तो ये जो है वो पूरा एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं ये। इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू रीट्राइव द काइट, अगर कोई पर्सन जो है जिसकी पतंग कट गई है उसने किसी दूसरे की काट दी, मतलब रिकवर कर लिया अपनी गलती को, इट इज़ कंसीडर्ड टू ट्रॉफी ऑफ शॉट। इसको एक तरीके से ट्रॉफी माना जाता था कि यस हमने तुम्हारी काट दी तो हमने भी अपनी उसको रिकवर कर लिया किसी और की कट करके या फिर उसी उसी दूसरे पर्सन की ही काट के। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसमें एक गेम में एक जीत मानी जाती थी। गिल्ली डंडा इज़ अ क्रिकेट लाइक गेम। गिल्ली डंडा भी एक गेम है जो कि ट्रेडिशनल माना जाता है। ये भी क्रिकेट की तरह एक गेम है। प्लेड ट्रेडिशनली इन इंडियन विलेज, जो भारत के गांव में मोस्टली देखा गया है कि खेले जाते हैं। द गेम इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड 2500 ईयर्स अगो। इस गेम का जो ओरिजिनेशन है वो माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले या 2500 साल कह लीजिए आप, ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर, जिस समय मौर्य वंश हुआ करता था यानी कि मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। द गेम इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स ऑल ओवर द इंडिया। इस गेम को पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज डंगुली। इसको कहीं कहीं पे डंगुली के नाम से भी जाता है। इन बंगाली बंगाल जो बंगाल में इसको डंगुली के नाम से जाना जाता है। चिनी डांडू इन कनाडा, कनाडा में इसको चिनी डांडू बोलते हैं। कुट्टुम कोलम इन मलयालम, मलयालम भाषा में इसको कुट्यम कोलम कहा जाता है। विटी डांडू इन मराठी, मराठी भाषा में विटी डांडू बोला जाता है। गुल्ली डंडा इन पंजाबी, गुल्ली डंडा इसको पंजाबी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हम लोगों ने इंडिया में सबसे ज़्यादा सुना हुआ है। दिस गेम इज़ प्लेड विद 2 वुडन स्टिक्स। इस गेम को अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें 2 वुडन स्टिक्स होती हैं। गुल्ली विच इज़ अ स्मॉल स्टिक, जो गुल्ली होती है वो बहुत स्मॉल स्टिक होती है, छोटी सी स्टिक होती है। एंड अ लेंथ ऑफ अराउंड 3 इंचज़, लगभग 3 इंच की होती है। एंड अ डंडा द सेकेंड द 2 feet लॉन्ग स्टिक दैट इज़ ट्रैपर एट द एंड। ठीक है, जिसको एक बड़ा सा होता है जो लगभग 2 feet की लॉन्ग स्टिक होती है, जिससे हमें जो छोटी वाली स्टिक होती है उस पर टैप करना होता है उसके एंड पे, विच सर्व्स एज अ बैट, जो कि लगभग जो बड़ी वाली डंडा होता है वो बैट की तरह काम करता है। द स्टिक
कैन बी मेड एट होम और बाय अ कारपेंटर। ये स्टिक्स जो है वो घर पे भी लोग बना लेते थे और कभी कभी कारपेंटर से भी बनवाते थे शेप देने के लिए। द गेम इज़ जनरली प्लेड इन द स्ट्रीट्स और एनी ओपन स्पेस। ये गेम जो है लोग सामान्य तौर पे या तो गलियों में खेलते हैं या फिर किसी खुली जगह पर। दिस कैन बी प्लेड एज अ टीम स्पोर्ट और एज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। इसको टीम बनाकर भी खेल सकते हैं और कभी कभी अपने इंडिविजुअल एंजॉयमेंट के लिए भी लोग इसको खेलते थे, अकेले भी खेल सकते हैं। फॉर टीम गेम्स, अगर टीम गेम्स की तरह करें, प्लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टीम्स। तो प्लेयर्स को दो टीम्स में डिवाइड किया जाता था। द टीम दैट विंस द लॉस विल चूज आइदर द बैट फर्स्ट और फील्ड फर्स्ट। ठीक है, इस टीम में जो जीतता था द लॉस द टॉस, सॉरी, जो टॉस जीतता था उसमें क्या होता था, या तो वो पहले बैटिंग ले लेता था या फिर बॉलिंग, जैसे कि क्रिकेट में होता है। ठीक है, चाहे आप पहले स्टिक खेल सकते हो या फिर गुल्ली से, इस तरीके से। द सर्कल इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड और एंड एन ओवल शेप्ड होल इज डग। सर्कल बनाया जाता था, सर्कल ड्रॉ किया जाता था, उसमें एक ओवल शेप का, इस तरीके का, इसको ओवल शेप बोलते हैं, ओवल शेप का सेंटर बनाया जाता था सर्कल। द 3 इंच गिल्ली, जो आपकी जो 3 इंच की गिल्ली होती थी छोटी सी, प्लेस्ड अक्रॉस द होल, उस होल में रखी जाती थी। द स्ट्राइकर देन यूजेस द डंडा टू थ्रो द गिल्ली अप इन द एयर। और फिर वहाँ से उस सर्कल में से जो डंडा होता था, जो बड़ी वाली स्टिक होती थी, उससे उसको पुल किया जाता था एयर में, हवा में। एंड देन स्ट्राइक इन द गिल्ली वाइल इट इज़ इन द एयर। और जब वो हवा में ऊपर उछलती थी तभी उसको डंडे से स्ट्राइक किया जाता था। इफ़ द फील्डर कैचेस द गिल्ली द स्ट्राइकर इज रूल्ड आउट। अगर उसकी गिल्ली किसी कैचर ने पकड़ ली तो वो आउट हो जाते थे। इट इज़ फॉल इफ इट फॉल सेफली देन द डिस्टेंस बिटवीन द गिल्ली एंड डंडा सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर्ड यूजिंग डंडा। तो अगर वो उसको नहीं पकड़ पाते थे तो जितनी दूर वो जाकर गिरती थी उससे डंडे से उस वहाँ से उस सर्कल से और जहाँ गिल्ली गिरी होती थी वहाँ तक का मेज़र किया जाता था। द लेंथ ऑफ डंडा इज़ इक्वल टू 1 रन। जो लेंथ होती थी डंडे की उसको एक रन की तरह बनाया जाता था कि जितने भी डंडे का डिस्टेंस वो दूर गए होंगे उतने रन आपके बन जाएंगे। ठीक है, सो द टीम विद द मैक्सिमम स्कोर विंस द गेम। इस तरीके से जो जिस टीम के सबसे ज़्यादा स्कोर बनता था वो गेम जीतता था। दिस ट्रेडिशनल इंडियन गेम रिक्वायर्स एक्सेप्शनल हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू कैच एंड स्कोर, स्ट्रॉन्ग रिस्ट। इस गेम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी कि आपकी आई का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो और आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो और आपकी कलाइयों में बहुत ताकत होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से हिट करके लॉन्ग डिस्टेंस तक थ्रो कर सकें। द वन स्ट्रीट गेम दैट इज एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैव प्लेड इज किट किट। ठीक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग गेम है, जो स्ट्रीट गेम्स जो बच्चे साधारण तौर पर खेलते ही हैं, उसको बोलते हैं किट किट। इट इज़ नोन एज एकर दुकट टापू पौंडी इन तमिलनाडु। इसको इक्कड़ दुक्कड़ भी बोलते हैं और तमिलनाडु में इसको पौंडी भी बोलते हैं। कुंटेविले इन कर्नाटका एंड खाने इन कश्मीर, खाने इसको कश्मीर में बोलते हैं। द गेम इज़ कॉल्ड हॉप स्कॉच इन इंग्लिश, और इंग्लिश में इसको हॉप स्कॉच बोलते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड इक्कड़ दुक्कड़। ठीक है, या फिर हॉप स्कॉच, जिसको अभी आपने इंग्लिश में पढ़ा। किट किट वो कहते हैं जो आपका ये जो गेम है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो किट किट है रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। एजिलिटी में सभी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एन एक्शन इन विच यू कैन मूव क्विकली, जिसमें आप तेज़ी से मूव कर सकते हो, निम्नस बहुत और लाइटली। इट डज नॉट रिक्वायर अ बिग प्लेस, इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट, इंडोर, आउटडोर। 8 blocks आर ड्रॉन बाई द चौक और द स्मॉल स्टिक प्लेस पीस ब्रिक प्लीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 8 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। आप इसको घर के अंदर, गली में, घर के बाहर भी खेल सकते हो। 8 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं चौक से या किसी भी ईंट के टुकड़े से। ईच प्लेयर यूजेस द मार्कर सच एज फ्लैट स्टोन, बटन और शेल। ईच सभी जो प्लेयर्स होते हैं वो मार्कर का यूज़ करके एक फ्लैट जो है वो स्टोन यूज़ करते हैं, बटन ले लेते हैं या शेल ले लेते हैं टू स्टार्ट द गेम, गेम को शुरू करने के लिए। द प्लेयर हैज़ टू स्टैंड बिहाइंड
द स्टार्टिंग लाइन, इसकी जो स्टार्टिंग लाइन होती है प्लेयर को उसके पीछे खड़ा होना होता है एंड टॉस हिज और हर मार्कर इन द फर्स्ट ब्लॉक, और उसको अपना जो मार्कर होता है उसको पहले ब्लॉक में डालना होता है. द प्लेयर हैज़ टू हॉप ओवर द फर्स्ट ब्लॉक to the second one and then the continue hopping to the 8 blocks, turn around, hop back to the second block and pause the pick the marker, हॉप इन द फर्स्ट ब्लॉक एंड स्टेप आउट. इसमें क्या करना होता है, वो अपना अपना जो मार्कर होता है उसको फर्स्ट ब्लॉक में फेंकता है, फिर वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते ऐसे 8 जो भी ब्लॉक्स होते हैं उनमें हॉप करता हुआ जाता है. फिर वो टर्न होता है, टर्न करके वो सेकंड तक आता है और अपनी मार्कर को पिक करके और वो हॉप करके बाहर आ जाता है. तो इस तरीके से उसका फर्स्ट राउंड पूरा होता है. देन ही और शी हैज़ टू टॉस द मार्कर इन द सेकंड ब्लॉक. उसके बाद फर्स्ट ब्लॉक जब उसने कवर कर लिया, अब उसको सेकंड ब्लॉक में अपना टॉस फेंकना है. ठीक है. दिस गोज ऑन अंटिल द प्लेयर रीचेज द 8 ब्लॉक्स एंड कंप्लीट द लैप सक्सेसफुली इन द गेम. इसी तरीके से एक एक करके उसको सारे ब्लॉक्स में करना होता है और 8 बॉक्सेस अगर वो कंप्लीट कर लेता है देन वो सक्सेसफुली गेम को जीत जाता है. द प्लेयर हैज़ टू डू ऑल हॉपिंग ऑन वन फुट, और सारी हॉपिंग जो उसको करनी होती है वो केवल एक पैर से करनी होती है. अनलेस देयर आर 2 lateral blocks where the player can land on both feet. जहाँ पर 2 lateral boxes होते हैं, जैसे ये देखो 7 4 और 5 एक साथ है, 8 और 7 और 8 एक साथ है, तो यहाँ पर वो दोनों लेग्स को यूज़ कर सकता है. लेकिन जहाँ भी सिंगल बॉक्सेस है वहाँ उसको एक 1 लेग से हॉपिंग करनी होती है. ठीक है. द गेम ऑफ किटकैट इज़ अ सिंपली येट ट्रिकी. वो कह रहे हैं ये जो किटकैट का गेम होता है ये भी ट्रिकी होता है. इट रिक्वायर्स अ गुड बैलेंस एंड प्रिसीजन. वो कह रहे हैं आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है. प्रिसीजन मीन्स और आप में कंसंट्रेशन भी होना चाहिए. ठीक है. कि आप सही जगह अपने हॉप करके सही जगह पर खड़े हो सकें. ठीक. बैलेंस की ज़रूरत होती है. A player is declared to be out if the marker does not land in the right block. अगर जो आपका मार्कर जो आप थ्रो कर रहे हो अगर वो सही ब्लॉक में नहीं जाता है तो भी आप आउट हो जाते हो. टचेस द लाइन और प्लेयर्स लूजेस बैलेंस एंड टच द लाइन. अगर जैसे आपका बैलेंस ख़राब हो जाए या वो मार्कर जो आपने फेंका है वो किसी ब्लॉक की लाइन को टच कर ले तो आप गेम से आउट हो जाते हो. द गेम ऑफ चेस कैन ओनली बी प्लेड विद द स्ट्रेटजीज. जो गेम ऑफ चेस होता है उसमें स्ट्रेटजीज फॉलो होती है, मतलब कुछ प्लान्स बनाने होते हैं पहले से. ऑफ द शार्प माइंड, आपके तेज़ दिमाग की परख करता है ये गेम, इसलिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज बनानी होती है. द प्लेयर्स नीड्स टू विजुलाइज एंड कैलकुलेट हिज एंड हर मूव्स. जो प्लेयर होता है उसको अपने मूव्स और को कैलकुलेट करना होता है कि यहाँ से मैं यहाँ 2 चालें चलूँगा, इसके बाद मुझे कहाँ पे मैं हार सकता हूँ या जीत सकता हूँ. ठीक है. तो इस तरीके से उसमें शार्प माइंडेडनेस की ज़रूरत होती है. चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन एंशियंट इंडिया एंड वाज नोन एज चतुरंग. ठीक है. मीनिंग 4 बॉडीज़. इसमें जो है चेस का जो ओरिजिनल हुआ है यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है बहुत पुराने समय से इंडिया में हुई है और इसको उस समय चतुरंग के नाम से जानते थे, जिसका मीनिंग होता है 4 बॉडीज़. मतलब इसमें 4 बॉडीज़ होती थी. एज इट वॉज प्लेड बाई 4 प्लेयर्स. उस टाइम पे इसको 4 लोग खेलते थे. ठीक है. खेलने वाले जो इसमें प्लेयर होते थे वो 4 होते थे. रेफरेंसेस ऑफ चेस इज फाउंड इन द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत. इसका जो रेफरेंस है वो भी हमें जो चेस का गेम है उसका रेफरेंस हमें महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है. लेटर इट वॉज नोन एज शतरंज. बाद में इसको लोग शतरंज के नाम से भी जानने लगे. द गेम ऑफ चेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पर्शिया बाय इंडियन किंग. जो इंडिया में ये जो गेम लेकर आने वाले जो किंग थे वो थे एक पर्शियन किंग थे. हु सेंड द बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्शिया. जिसने ये जो बोर्ड था किंग ऑफ पर्शिया को भेजा. फ्रॉम हेयर इट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ से धीरे 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 इसका इतना प्रचार हुआ कि पर्शिया से कि वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फेमस होने लगा. टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ. आज के टाइम में भारत को अपने ऊपर गर्व है. इट हैविंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड चेस प्लेयर्स. आज यहाँ पर जाने माने डिस्टिंग्विश प्लेयर्स हैं चेस के. लाइक विश्वनाथन आनंद, जिसमें से विश्वनाथन आनंद जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं. हम्पी कोनेरू, पी हरिकृष्ण एंड परिमार्जन
नेगी, परिमार्जन नेगी, हु बिकम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर एवर इन इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा परिमार्जन नेगी जो हैं वो सबसे छोटे कम उम्र वाले चेस प्लेयर बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। ब्रेकिंग पंतला हरिकृष्णास रिकॉर्ड, जिन्होंने पेंतला हरिकृष्णा का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम्स आर आर नो नोट वर्दी पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज, ये हमारी विरासत का एक, जो परंपरागत हमारे जो गेम है ये हमारी विरासत का एक अभिन्न अंग है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाले, कभी अलग ना होने वाले हिस्सा हैं। द गेम एनहांस इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, जो हमारे गेम्स होते हैं वो हमारे इंटरपर्सनल और सोशल, हमारे सामाजिक दायरे को भी बढ़ाते हैं और हमारी स्किल्स को भी दिखाते हैं। दे स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स एंड रिमाइंड्स अस ऑफ आर लीगेसी, और ये हमें जो वसीयत में हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ है उनकी भी हमें याद दिखाते हैं, और किस तरीके से हम समाज से जुड़े हुए रह सकते हैं उस स्ट्रेंथ को भी शो करते हैं गेम्स के थ्रू। द गेम्स इनडायरेक्टली टीच अस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ये जो हमारे खेल हैं वो हमें इनडायरेक्टली मतलब परोक्ष रूप से ये सिखाते हैं कि कैसे हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना बनी रहे, ऑनेस्टी, लीडरशिप, कैसे हम लीड कर सकें, एंड ओबीडियंस, और ओबीडियंस क्यों आता है, क्योंकि हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन में रहना होता है, एंड गिव अस अवर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस, ठीक है। और इससे हमें अपनी एक अलग पहचान मिलती है इन गेम्स के थ्रू, जब हम कहीं जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हमें पहचाना जाता है तो हम वहाँ पे अपनी अलग पहचान बनाते हैं, और यूनिकनेस यानी कि सबसे अलग हमारी एक पहचान होती है कि ये गेम इंडिया का है, ठीक है। तो इस तरीके से इन ट्रेडिशनल गेम्स के थ्रू हमें हमें अलग अलग दुनिया में कई जगह हमें एक नई पहचान, एक नया अस्तित्व मिला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी, आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस। So we will meet in the next video with the next chapter with a new story. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.